हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, असेसमेंट ईयर 2023-24 की अभी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है और जैसे ही ये टैक्स सीजन स्टार्ट हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी होगी, कई सारे लोगों को अपना रिफंड वगैरह क्लेम करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें आप अपना रिफंड क्लेम करते हैं, तो रिफ़ंड क्लेम करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और वो ये है कि अगर आप एक्सेस रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो उस केस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपका रिफ़ंड गलत होता है तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपना इनकम टैक्स रिफ़ंड किस तरीके से क्लेम करना होता है, या फिर अगर इसको ऐसे बोलें कि इनकम टैक्स रिफंड आप किन सिचुएशंस में आप क्लेम करने के एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिफंड बेसिकली, अगर मैं सैलरीड पर्सन की बात करूँ तो सैलरीड पर्सन के केस में आपकी जितनी भी सैलरी होती है उसके बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका टीडीएस काटते हैं, और टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास जमा किया जाता है। अब अगर ऐसा केस होता है कि आपका जो टीडीएस काटा गया है वो कुछ ज़्यादा काट लिया गया है, और वो इस केस में हो सकता है जैसे कि आपने कुछ डिडक्शंस वगैरह आपके एम्प्लॉयर के पास सबमिट नहीं की हुई थी, लेकिन बाद में वो आपने इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करना था, जो कि आप रिटर्न में क्लेम करके आप उसका रिफ़ंड ले सकेंगे। सिमिलरली, अगर आपका कुछ ऐसा टीडीएस काटा गया, जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह पे काटा जाता है कि आपकी टीडीएस तो काट लिया गया है, लेकिन आपका जो टोटल आपकी इनकम है वो विद इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या फिर 5 लाख्स के अंदर है, जहाँ पे आपका रिबेट में टोटल टैक्स कवर हो जाता है, और आपका जितना भी टीडीएस काटा गया होता है उस केस में आपको उसका रिफ़ंड मिल जाता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जहाँ पे आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अब ये तो है नॉर्मल तरीका आपके रिफ़ंड क्लेम करने का। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आप एक्सेस रिफ़ंड, जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं एक्सेस रिफ़ंड किन सिचुएशंस में क्लेम किया जाता है और कैसे क्लेम किया जाता है। अगर मैं एक्सेस रिफ़ंड की बात करूं, तो अभी आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस ये होती है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे जो असेसीज होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एम्फेसिस करते हैं कि उनको उनका टोटल काटा गया टीडीएस का रिफ़ंड चाहिए, और इसके लिए वो तरह तरह के आपके डिडक्शंस जो कि उनके पास रियल में नहीं होते उसको भी वो क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एटीसी का रिडक्शन हो गया, एटीडी, एटी डबल डी, एटी डीडीबी, एटी टीटीए, बहुत सारे सेक्शंस में वो अननेसेसरी क्लेम्स करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो टोटल इनकम होता है वो 5 लाख्स के नीचे आ जाता है, जिसके बाद उनका टोटल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और पूरे टीडीएस का वो रिफ़ंड क्लेम करते हैं। अब ये होता है एक्सेस टीडीएस रिफ़ंड। अब ये किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होता, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप जितना भी आप यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह क्लेम करते हैं, उन सारे डिडक्शंस का आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एटी डबल डी का रिडक्शन लिया जो कि डिसेबल डिपेंडेंट के लिए होता है, तो अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है उसके बाद भी आप इस सेक्शन को क्लेम करते हैं, तो उस केस में आपको बहुत हैवी प्रॉब्लम्स फेस करने को आगे देखने को मिल सकता है। अब इस तरीके से आपको जो एक्सेस रिफंड क्लेम करते हैं, तो वो क्या क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस रिफंड। अगर आप कोई गलत तरीके से कोई रिफंड क्लेम करते हैं, या फिर आप एक्सेस डिडक्शंस वगैरह दिखा के, एक्सेस एग्जेम्पशंस दिखा करके आप अपना रिफंड क्लेम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस केस में आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को एक सॉफ्ट इंक्वायरी जाती है जो कि उनकी इनकम टैक्स प्रोफाइल में ही अपडेट कर दिया जाता है, जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि आपने ये जो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया हुआ है उसको आप कंफर्म करें या फिर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। ये भी एक तरीके की आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, जिसमें डिपार्टमेंट आपको एक चांस देता है, एक तरीके का वार्निंग देता है, जहां पे आपको रिटर्न को रिवाइज करने का या फिर आपके रिफंड को कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है। ये लास्ट ईयर से, जो ये न्यू पोर्टल जब से आया है तब से
ये चीज़ पोर्टल पे देखने को मिलती है कि जहाँ भी डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपका रिफ़ंड एक्सेस है या सही नहीं है या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसमें क्लेम किया गया है, तो उस केस में सॉफ्ट इंक्वायरी सबसे पहला स्टेप होता है जो डिपार्टमेंट आपको एक तरीके से वार्निंग की तरीके से इशू करती है आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल पे। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, आपको कई केसेस में हमने ये देखा है कि पिछले 2 सालों में जब से ये न्यू पोर्टल आया है तो इनके पास जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अभी पहले के कंपैरिजन में। तो डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे एक वार्निंग नोटिस जो कि इस तरीके की दिखती है, ये भी इशू करा जाता है। अब आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये क्लेम करा हुआ है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे वैरायटी ऑफ सेक्शंस में डिडक्शंस क्लेम करे हुए हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है और जिसके बेसिस पे ये आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी ITR-U में रिटर्न रिवाइज़ कर लें। ये भी एक तरीके का वार्निंग नोटिस है। हालांकि ये असेसमेंट ऑर्डर के लिए कोई नोटिस वगैरह नहीं है, लेकिन ये क्लियरली डिपार्टमेंट की तरफ से एक वार्निंग इशू करी जा रही है, जो कि अभी पिछले 1-2 साल के अंदर जब से ये डेटा अभी गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा अभी होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके के नोटिस के थ्रू आपको इंटीमेट की जा रही है। इसके बाद तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो ये है कि आपको अगर आपका केस जो होता है वो काफ़ी अगर सस्पिशियस होता है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपके लिए स्क्रूटनी नोटिस भी इशू कर सकती है 143(2) में। अब ये स्क्रूटनी नोटिस जो होता है उसमें बेसिकली डिपार्टमेंट आपसे एविडेंस मांगती है आपके हर एक एलिमेंट्स के लिए। यानी कि अगर आप कोई डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उस केस में आपके डिडक्शंस की इंक्वायरी के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं, आपकी सैलरी की डिटेल्स के लिए आपसे फॉर्म 16 वगैरह मांग सकते हैं। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपने रिटर्न में क्लेम की होती हैं उन सब के लिए आपको एविडेंस दिखाना पड़ सकता है। और स्क्रूटनी का जो ये आपका ऑर्डर होता है, अभी जो है पहले आपसे स्क्रूटनी के लिए एविडेंस मांगे जाते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट उन एविडेंस के बेसिस पे आपका असेसमेंट भी कर सकता है और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका रिफंड एक्सेस है तो वो उसको डिसरिगार्ड कर सकता है और इवन इन सम केसेस वो आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ कर सकता है और आपको पीनलाइज भी कर सकता है। चौथा कॉन्सिक्वेंस जो हो सकता है वो है, अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपने जो भी डिडक्शंस क्लेम करे हैं या फिर जो भी आपने इनकम दिखाई है वो आपकी दिखाई गई इनकम से काफ़ी कम है या फिर आपकी जो डिडक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपने क्लेम करी है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग इनको इम्पोज किया जा सकता है और आपके ऊपर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का 50% से लेके 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब भी आप अपना रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो आपको इन ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप एक्सेस रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा गाइस कि जो भी आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं उसको आप फाइल करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितना भी आप रिफ़ंड वगैरह क्लेम करते हैं या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी रिटर्न में दिखाते हैं वो चीज़ों का आपके पास एविडेंस होना चाहिए और जो भी रिफ़ंड हो आपका वो हमेशा जेन्युइन होना चाहिए। एक्सेस रिफ़ंड अगर आपको कोई सजेस्ट करता है तो ऐसे प्रोफेशनल से भी आप बचें, आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में बहुत ट्रबल फेस करने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको अपकमिंग रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि रिटर्न फाइलिंग के पहले उन्हें भी पता चल सके कि अपकमिंग जो रिटर्न फाइल करनी है उन्हें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है रिटर्न फाइलिंग के टाइम। और इसके साथ ही गाइज, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकूँ। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।